हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 टायर 2 का 3 मार्च का शिफ्ट 1। इसमें हम क्लोज टेस्ट भी देखेंगे, पैराजम्बल और पैसेज भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं पैसेज से। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। क्या कह रहा है कि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, मेरी दादी हैं, जो वो सभी की ग्रैंड मदर जैसी हैं और वो एक ओल्ड वुमेन थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। कह रहा है कि वो ओल्ड थी, रिंकल्ड थी, मतलब बूढ़ी थी, और उनकी जो झुर्रियाँ थी, मैं फॉर द 20 ईयर्स 20 साल थे जब से मैं उनको जानता था। मतलब जितना वो उनको 20 साल से जानता था, वो बूढ़ी थी और उनकी झुर्रियाँ भी थी। पीपल सेड दैट शी वंस हैड बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते हैं कि मतलब एक समय में वो बहुत ही यंग थी, बहुत ही जवान थी और प्रिटी थी। एंड हैड अ हस्बैंड, और इवन उनका हस्बैंड भी थे। मतलब उसको थोड़ा सा वो हो रहा है, अचंभा हो रहा है कि इतनी बूढ़ी औरत जो आज मेरे सामने है, ये कभी यंग भी थी और प्रिटी भी थी और उसका हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। कह रहा है कि जो मेरे ग्रैंड फादर का पोर्ट्रेट था, जो पिक्चर थी, इमेज थी, वो मेंटल पीस हो गया एक तरीके से शो पीस रखने की जगह होती है ना, उसके ऊपर उनकी इमेज थी, पोर्ट्रेट थी। कहाँ पे? ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने एक बहुत बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ, और ढीले कपड़े पहने हुए थे उस इमेज में। हिज लॉन्ग, किसकी बात कर रहा है? ग्रैंडफादर की। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। कह रहा है कि जो उनकी बियर्ड थी, जो दाढ़ी थी, वो उसको चेस्ट ने ढक रखा था। मतलब उस इतनी बड़ी थी कि वो चेस्ट ढका हुआ था उनका। एंड ही लुक एट लीस्ट, और वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो 100 साल के बुढ़े हों। ठीक है, ही डिडेंट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। कह रहा है कि ये वो ऐसे इंसान लग ही नहीं रहे थे कि जैसे किसी की वाइफ हो या फिर बच्चे हों। मतलब ऐसे वो लग ही नहीं रहे थे कि कभी भी उनकी वाइफ भी हुई होगी या बच्चे भी हुए होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनके बहुत सारे क्या कहते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन ही हों। मतलब वाइफ और बच्चों वाली बात ही नहीं, वो इतने बूढ़े लग रहे थे कि हमेशा ऐसा ही लगता था कि वो उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे। एज माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। कह रहा है कि जैसे लोग कहते थे ना कि उनकी ग्रैंड मदर यंग थी, प्रिटी थी, कह रहा है ये जो अगर ऐसा सोच के ही बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग भी थी और प्रिटी भी थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। कह रहा है कि वो हमेशा हम लोग को वो गेम्स के बारे में बताती रहती थी जो वो अपने बचपन में खेला करती थी। दैट सी क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। कह रहा है कि ये थोड़ा सा अजीब, मतलब absurd मतलब बेकार सा लगता था, और अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट मतलब रेस्पेक्टफुल नहीं था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स। तो ये ऐसा उसने कहा क्यों? क्योंकि वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतनी बूढ़ी औरत, जो कि इतनी बूढ़ी लगती है, वो कभी बचपन में खेला भी करती थी, है ना। वो उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए कह रहा है कि वो ये सब बातें बेकार लग रही हैं कि ये बचपन में खेला करती थी, और ये एकदम अनरेस्पेक्टफुल है कि ये ऐसी बातें कर रही हैं। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। कह रहा है कि ये हम इसको इस तरीके से ट्रीट करते थे, इस तरीके से लेते थे कि ये मतलब एक तरीके की कहानियाँ, इमेजिन कहानियाँ या काल्पनिक कहानियाँ सुना रही हैं हमको। ठीक है, यहाँ तक था पैसेज आपका। अब ये हैं क्वेश्चंस, टायर 2 के ही हैं। थोड़ा सा आसान है पैसेज आज का, इसलिए इसको अटेम्प्ट करिए और पूरे सही करिए। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द आथर एंड ग्रैंड माँ लिव्ड फॉर 20 ईयर्स। ऐसा है क्या कि जो आथर है, जिसने ये कहानी लिखी है, और उसकी ग्रैंड माँ सिर्फ 20 सालों के लिए जी थी? ऐसा कहीं पढ़ा आपने? नहीं। ग्रैंड माँ वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, ग्रैंड माँ 20 साल की थी। साफ साफ दिखा हुआ था कि वो ओल्ड थी, रिंकल्ड थे उनके, तो ये 20 साल वाला भी नहीं होगा। द ऑथर वॉज 20 वेन ग्रैंड माँ डाइड। ठीक है, ऐसे
डाइड का कहीं दिया तो है नहीं, मगर देखते हैं आगे। द ऑथर वॉज 20 years ओल्ड व्हेन ही रोट द स्टोरी, ये तो कहीं दिया ही नहीं कि जब इसने ये कहानी लिखी ये वो 20 साल का था, कहीं नहीं दिया हुआ है ना, इसको हटा दो। द ऑथर वॉज 20 व्हेन ग्रैंड मा डाइड, देखते हैं कहाँ कहीं दिया हुआ है कुछ। यहाँ पे एक लाइन दी थी, कहाँ गया, हाँ ये दी थी, ये देखो, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकेड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। देखो ये पूरा जो पैसेज है, देखो जैसे हंग लिखा हुआ है, वोर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दो इस चीज़ को जो बता रहा हूँ मैं, लुक्ड लिखा हुआ है, ये क्या दिखा रहा है, सिंपल पास्ट में है ना, पूरा पैसेज सिंपल पास्ट में है। जब यहाँ पे हैड लगा तो पास्ट परफेक्ट की बात करी गई। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर दो एक्शन पास्ट में हुए हैं तो जो सबसे पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और जो प्रेजेंट के एकदम पहले हुआ होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है। तो शी हैड बीन ओल्ड मतलब वो पास्ट की बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे जब उसने कहा कि वो सिर्फ 20 सालों से जानता था, मतलब 20 सालों तक जितना उसने जाना, इसका मतलब उसके सामने उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो 20 साल तक थी, ऐसा सोच सकते हैं ना। ये बात सही है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर डाइट कहीं दिया नहीं हुआ है, मगर क्या करें, ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है उसमें से ये सब बेकार ही लग रहे हैं, याला। बस ये वाला थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, कि जब तक उसकी ग्रैंड माँ जिंदा थी तभी तक उसने जाना, है ना, तभी उसने बोला दैट आई हैड नोन हर। तो इसका मतलब उसके सामने वो 20 साल ही तक जिंदा रही। तो द ऑथर वॉज 20, तो वो जब ऑथर 20 साल का था तब उसकी ग्रैंड माँ खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सबसे बेस्ट है। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज, क्या होगा सोचो। स्टार्टिंग उसने किससे करी थी, सेंटेंस थी ग्रैंड माँ से, है ना, उसकी ग्रैंड माँ से, फिर उसने उन्हीं के बारे में बताया, फिर थोड़ा सा ग्रैंड फादर की तरफ गया वो, मगर ग्रैंड फादर का भी वही रिलेशन बताना चाह रहा था कि इसके हस्बैंड थे वो। तो पूरी कहानी जो है वो ग्रैंड माँ के ऊपर ही थी, ग्रैंड मदर के ऊपर थी। तो द ग्रैंड चिल्ड्रन तो हो नहीं सकता, माई ग्रैंड फादर तो हो नहीं सकता, ग्रैंड मदर्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसने देखो सिर्फ अपनी ग्रैंड मदर की बात की थी। सिर्फ एक लाइन में ये जरूर बोला था यहाँ पर कि उसकी ग्रैंड माँ दूसरों की ग्रैंड माँ जैसी थी, बस इतना ही बोला पूरे पैसेज में। तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सिर्फ वही टाइटल होगा। सबसे बढ़िया दिख रहा है माई ग्रैंड मदर, ठीक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब इसका बताओ एंटोनिम क्या होगा। रिवोल्ट जो होता है वो एज अ वर्ब भी यूज होता है और एज अ नाउन भी यूज होता है, ठीक है। रिवोल्ट का मतलब जो आदमी रेसिस्ट करे, है ना, जो आदमी मतलब अपने खिलाफ हुए चीज़ों, अगर कोई चीज़ खराब हो रही है तो उसका रिवोल्ट करे, है ना, तो ये होता है। यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है रिवोल्टिंग का, अगर हम इसको अगर वर्ब की तरह लें तो रिवोल्ट में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये एज अ एडजेक्टिव भी काम कर सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे जो था थॉट वॉज ऑलवेज रिवोल्टिंग, मतलब बहुत ही बेकार थॉट था, ऐसा सोचना भी, क्या सोचना कि उसकी ग्रैंड मदर यंग थी और प्रिटी थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से इसका मतलब यहाँ पे है कि इसका मतलब था डिस्गस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है, बहुत ही बेकार, ठीक है। क्या होना चाहिए इसका उल्टा, अट्रैक्टिव, अनप्लेजेंट, रेबल, पीस। पीस तो मतलब था शांति, तो ये तो होगा नहीं। रेबल मतलब वही रिवोल्ट, रेबेलियस, ये भी नहीं होगा। अनप्लेजेंट तो इसका सिनोनिम हो गया रिवोल्टिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे उसका उल्टा क्या आ रहा है, अट्रैक्टिव आ रहा है, तो एंटोनिम क्या होगा, अट्रैक्टिव। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्फ्रेंस ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज, कह रहा है कि कुछ एक ऐसा बताओ कि तुमने पैसेज से क्या इन्फर्ड किया, क्या चीज़ जो दी नहीं हुई थी मगर फिर भी तुम समझ सकते हो। देखते हैं। द ऑथर लुक्ड अपॉन हिज ग्रैंड मदर एज एन ओल्ड वुमेन लाइक एवरी ग्रैंड मदर, कह रहा है कि जो ऑथर था वो अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे ही देखता था जैसे सारी ग्रैंड मदर होती हैं, ठीक है। पीपल सेड दैट द ग्रैंड मदर वॉज प्रिटी, ठीक है, ये इन्फ्रेंस नहीं हो सकता, ये फैक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखो डायरेक्टली लाइन दी हुई है, कहाँ दी हुई है देखना, पीपल सेड शी वंस हैड बीन यंग एंड प्रिटी, ठीक है, ये दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये हो गया एक तरीके का फैक्ट, डायरेक्टली दिया, उसने कहा इन्फर्ड करो, मतलब
पढ़ो कहाँ पर, बिटवीन द लाइन्स, हम लोग कहते हैं ना बिटवीन द लाइन्स, कि लाइन्स के बीच में क्या मतलब छुपा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। ग्रैंड मदर हैड अ हस्बैंड, ये भी एक फैक्ट हो गया, ये भी डायरेक्टली दिया हुआ, तो ये नहीं हो सकता। ग्रैंड मदर लव टू टॉक ऑफ हर चाइल्डहुड, देखो ऐसा ये कहीं दिया नहीं हुआ है, उसने जरूरी बताया जरूर है कि वो स्टोरीज कहानी बताती थी अपने उन लोगों को, मगर क्या वो उससे प्यार करती थी कहानी सुनाने से, तो ये कहीं दिया नहीं हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। बेस्ट है फर्स्ट वाला, कि क्योंकि उसने बार बार ग्रैंड मदर की ही बात करी है, और एक जगह तो हल्का सा बोला भी है कि वो दूसरी ग्रैंड मदर की तरह हो सकती हैं, तो हम इन्फर्ट क्या कर सकते हैं, पहला ही वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब क्लोज टेस्ट स्टार्ट करते हैं फिर। द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन द एनवायरमेंट आर रियली डैश डिवास्टेटिंग बिकॉज देर इज नो डिस्पोजल मैथड दैट विल रियली हेल्प एलिमिनेट द प्रॉब्लम। क्या कह रहा है कि जो प्लास्टिक बैग के इफेक्ट हैं किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हैं, बिकॉज क्योंकि हमारे पास कोई भी डिस्पोजल मेथड नहीं है जो कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके। डिस्पोजल मेथड का मतलब कि हम कैसे प्लास्टिक बैग को डिसइंटीग्रेट कर सकें, कैसे उसको डैमेज कर सकें, कैसे उसको इन्वायरमेंट से हटा सकें। ठीक है, क्या आना चाहिए यहाँ पे, द इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स ऑन द इन्वायरमेंट आर रियली डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्या चाहिए होगा पहले, रियली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एडवर्ब चाहिए होगा। वेगली, रैंडमली, क्वाइट, सेल्डम, ठीक है, तभी देखो चारों ऑप्शन जो है हमारे वो एडवर्ब है। वेगली का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्लियर ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे वेग एक तरीके से, तो वो चीज़ नहीं होगा। रैंडमली, जिसका कोई पैटर्न ना हो, तो ये भी नहीं आ रहा है। क्वाइट मतलब काफ़ी, ठीक है, आ सकता है। सेल्डम मतलब कभी कभार, तो ये भी नहीं होगा। तो अच्छे से दिख रहा था कि जो थर्ड ऑप्शन था वो सबसे बेस्ट था, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वाइट डिवास्टेटिंग। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद देम इज दैट वंस दे हैव बीन डैश दे एंड अप इन द ट्रैश विच देन एंड्स अप इन द लैंड फिर ऑल इज बर्न। कह रहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब एक बार ये डैश मतलब, तो फिर इनको ट्रैश में फेंक दिया जाता है ना, ये फिर मतलब कूड़े जो डिब्बा होता है, डस्टबिन होता है, उसमें फेंक दिया जाता है। उसके बाद ये फिर उस डब्बे को ले जाया जाता होगा, जो मतलब हमारे लोग का कूड़ा होता है, फिर वो क्या होता है बाद में, या तो उसको जला दिया जाता है या फिर एक जगह गड्ढा करके उसको भर दिया जाता है। तो कह रहा है बस यही चीज़ होती है। क्या होना चाहिए यहाँ पे, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद देम इज दैट दे हैव बीन वंस दे हैव बीन डैश, क्या, डिसइंफेक्टेड, वैसे भी हैव बीन लगा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना। सॉयल्ड, मोल्डेड, रिसाइकल्ड, कह रहा रिसाइकल तो होगा नहीं, ठीक। डिसइंफेक्टेड मतलब किसी चीज़ को इन्फेक्शन से ख़त्म कर देना, मेडिकल में नहीं कहते हैं डिसइंफेक्ट कर दो, तो ये भी नहीं होगा। मोल्ड का मतलब, मोल्डेड का मतलब होता है जब कुम्हार होता है जो, वो धीरे धीरे ऐसे नहीं बनाता है, जैसे कोई भी वो अगर बर्तन बना रहा होता है तो धीरे धीरे अपने हाथ से उसको शेप देता है, तो उसको बोलते हैं मोल्डेड, तो ये भी नहीं होगा। सॉयल का मतलब होता है किसी चीज़ को गंदा कर देना, है ना, कोई यूज़ करते करते किसी चीज़ को गंदा कर देना, तो ये बात समझ में आ रही है। कह रहा है कि जब क्या, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद देम, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बार जब वो गंदे हो जाते हैं, क्या चीज़, प्लास्टिक बैग, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे बेस्ट क्या होगा यहाँ पर, सॉयल्ड होगा, ठीक, क्या होगा, सॉयल्ड होगा। तो जब एक बार वो गंदे हो जाते हैं तो उनको वो फिर ट्रैश में चले जाते हैं, और ट्रैश से जाने के बाद उनको लैंडफिल और या फिर उनको बर्न जला दिया जाता है, ठीक है। द इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम दैट इट टेक्स फॉर द एवरेज प्लास्टिक बैग टू ब्रेक डैश कैन बी लिटरली 100 ऑफ ईयर्स। कह रहा है कि जो अनंत काल का समय है किसका, प्लास्टिक बैग को डैमेज होने में, वो लगभग 100 सालों का है, ठीक है। तो कई सौ साल लग सकते हैं, लिटरली 100 ऑफ ईयर्स, कई सौ साल लग सकते हैं उनको ब्रेक डाउन होने में। क्या होना चाहिए यहाँ पर, अब यहाँ पे ब्रेक लिखा है, वो यहाँ पे आपसे फ्रेजल वर्ब कंप्लीट कराना चाहते हैं, ठीक है। क्या कराना चाहते हैं, फ्रेज। अगर हम यहाँ पे लिख दें, सबके ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ ना, ब्रेक, अब आप बताओ कहीं पढ़ा है ये फ्रेजल वर्ब सारी। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है कि
आपको कोई सफलता मिल गई है, आपने कोई बैरियर पार कर लिया है, कोई बाधा पार कर ली है, तो ये तो होगा नहीं। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट का मतलब होता है या तो भाग जाना या कोई अचानक चीज हो जाए, ठीक है, तो ये भी मतलब नहीं होगा। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? डिसइंटीग्रेट करना, मतलब किसी चीज को छोटा छोटे पार्टों में डिवाइड करना, हाँ ये हो सकता है। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या मतलब होता है? नो प्रॉफिट और नो लॉस। ब्रेक इवन जो लोग, मुझे लगता है कि कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो उनको पता होगा ना ब्रेक इवन क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या है? ब्रेक डाउन। दैट इट टेक्स फॉर द एवरेज प्लास्टिक बैग टू ब्रेक डाउन, मतलब वो छोटे छोटे पीसेस में उनको टूटने के लिए या उनको पूरी तरीके से खत्म होने के लिए कई 100 साल लग सकते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड, हर जगह वर्ल्ड में, प्लास्टिक बैग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सफोकेशन। प्लास्टिक बैग ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सफोकेशन के लिए, मतलब दम घुटने के लिए, एंड डेथ ऑफ वुडलैंड एनिमल। वुडलैंड एनिमल्स मतलब जो जंगल जहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे सब कुछ होते हैं, कह रहा है उनकी डेथ के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज डैश सॉयल न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, मतलब ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये किसी तरीके का कुछ खराब कर रहे होंगे सॉयल न्यूट्रिएंट्स के साथ ना। क्या कर रहे हैं सोचो? एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना, है ना। तो क्या ये सॉयल न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं। इनहिबिटिंग का मतलब होता है डैमेज। क्या करना? डैमेज करना। सोचो अब। डिमांडिंग का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक, तो ये तो होगा नहीं। कन्वर्टिंग मतलब किसी चीज को कन्वर्ट करना, तो ये भी नहीं होगा। तो यहां पे सबसे बेस्ट मीनिंग क्या है? इनहिबिटिंग, ठीक है, कि वो डैमेज करते हैं सॉयल न्यूट्रिएंट्स को। तो यहां पे क्या है? इनहिबिटिंग। द लैंड लिटर, द लैंड लिटर मतलब जो कूड़े करकट वहां पे फैले हुए हैं, दैट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक बैग, जो कि प्लास्टिक बैग्स के हैं, हैज द पोटेंशियल, उनके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है, टू किल ओवर एंड ओवर अगेन, कि वो बार बार जानवरों को मारते रहें। इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट किया गया है, दैट वन हैज द पोटेंशियल, वन बैग हैज द पोटेंशियल टू इनएडवर्टेंटली किल। इनएडवर्टेंटली का मतलब अनइंटेंडेड, अनइंटेंशनल, ठीक है, जानबूझ के नहीं, हो जाता है इस तरीके से। It has been estimated that one bag has the potential to inadvertently kill one animal per every 3 months due to unintentional digestion or inhalation। कह रहा है कि ये एस्टिमेट है कि एक बैग के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो हर 3 महीने में एक एनिमल को मार दे। किसकी वजह से? अनइंटेंशनल डाइजेशन, मतलब मान लो जैसे गाय है, कोई उसने गलती से कोई पन्नी खा ली, वो फंस गई, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई चीज़ इनहेल कर ली, तो इसकी वजह से डेथ हो जाती है। There are always alternatives to plastic bags and the search for more alternatives continues। कह रहे हैं कि प्लास्टिक बैग के लिए हमेशा एक अल्टरनेटिव रहा है और भी अल्टरनेटिव्स की ढूंढने की एक प्रयास चल रहा है, ठीक। ठीक है, तो अब पैराजम्बल स्टार्ट करते हैं। पहले आसान होंगे, फिर बाद में धीरे धीरे टफ होंगे, ठीक है। तो ये पहला आसान वाला है, इसको करो, ये भी टायर 2 में आया हुआ है। पहला सेंटेंस है, देन अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम। डॉक्टर और नर्स आई, ठीक है, आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट, बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट के बाद, अ कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल, एक कार जो है वो रमन को हॉस्पिटल ले गई थी। द 2 men कैरीड हिम टू अ बेड एंड पुट हिम इन इट केयरफुली, 2 लोग उसको लेके आए बेड तक और फिर उसको आराम से रख दिया। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस बताओ? पहले ऑप्शन को अटैक करो, DABA। मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन को अटैक करना, किसमें? SSC एग्जाम में, क्योंकि वो ऑप्शन देते हैं। ए हो सकता है क्या? पहले ये चेक करो, ए देन अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम। नर्स है, डॉक्टर है। नर्स और डॉक्टर कब आएंगे? जब एक्सीडेंट हो चुका होगा तब आएंगे। तो पहला सेंटेंस कौन सा आना चाहिए था? एक्सीडेंट वाला आना चाहिए था। ऑप्शन गया डी और बी। द 2 men कैरीड हिम टू अ बेड एंड पुट हिम इन इट केयरफुली। पहले एक्सीडेंट होगा कि 2 लोग आएंगे और उसको बेड तक ले जाएंगे, रमन को। एक्सीडेंट होगा पहले, खत्म, आंसर खत्म, ठीक है। अब देख लेते हैं सीक्वेंस। पहला क्या है? आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट अ कार टुक रमन टू द हॉस्पिटल। टेरिबल एक्सीडेंट के बाद एक कार जो है रमन को हॉस्पिटल ले गई। फिर ये हॉस्पिटल के बाहर तक आई होगी कार। फिर द 2 men, 2 लोग आए, उसको कैरी किया बेड तक और उसको फिर केयरफुली रख लिया। उसके बाद नर्स और डॉक्टर आए, खत्म, ठीक है। सेकंड वाला देखो, अब एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर देखना मेरा एक्सप्लेनेशन।
पहला है द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग, कह रहा है कि जो विश्व का टेम्परेचर है वो बढ़ गया है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप विल इंक्रीज द सी लेवल देयर बाई ड्राउनिंग मैनी आइलैंड एंड कोस्टल रीजन, कह रहा है कि जो आइस जो है वो मेल्ट हो गई है, पिघल गई है, उसकी वजह से सी लेवल बढ़ गया है और उसकी वजह से आइलैंड और कोस्टल रीजन डूब रहे हैं। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन इमिजन इज कंसिडर्ड एज द रीजन बिहाइंड ग्लोबल वार्मिंग, कह रहा है कि जो कार्बन इमिजन बढ़ गया है उसकी वजह से जो उसको ही रीजन माना जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। द इंक्रीजिंग इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज मेल्टिंग द पोलर आइस कैप्स, कह रहा है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है वो पोलर आइस को मेल्ट कर रहा है, पिघला रहा है। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? ए बी वाला पहले अटैक करते हैं। द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप विल इंक्रीज द सी लेवल देयर बाई ड्राउनिंग, मतलब अभी तो ये अचानक से बात स्टार्ट कर सकते हैं कि आइस कैप्स पिघल रही हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, बहुत से शहर डूब रहे हैं, नहीं क्यों पिघल रही हैं ये तो बताया नहीं है ना, तो ये पहला नहीं हो सकता, इसका मतलब ए और ए होंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं बी सी। पहला क्या हो गया हमारा? पहला हो गया ए हो गया। बी और सी देखते हैं। द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप विल इंक्रीज द सी लेवल, ठीक है। द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बनिज्म इज कंसिडर्ड एज द रीजन बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ये सी लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने बताया था ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज, बढ़ गया है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना, तो वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ गया जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब यहाँ पर ये देखो बता रहा है द इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन इज कंसीडर्ड, कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन इमिजन का हाथ है, तो ए सी दिख रहा है। ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला आंसर था, खत्म बात। नहीं, अभी तो ये बचा हुआ है ना, बी और डी, और ये बी और डी, ठीक है। तो ए और सी तो कंफर्म हो गए। अब ये बताओ क्या होगा, द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स विल इंक्रीज द सी लेवल या फिर द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज मेल्टिंग द पोलर आइस कैप्स। पहले डी आएगा ना, डी आएगा, बी से पहले डी आएगा, क्यों? क्योंकि पहले बता रहा है कि पोलर आइस कैप्स पिघल रहे हैं, उसके बाद कह रहा है कि इनके पिघलने से सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, ए सी डी पी, तो थर्ड आंसर हमारा सही होगा। अब थर्ड वाला देखो, ये भी इजी लग रहा है, छोटा है, ट्राई करो अपने हिसाब से। रोड एक्सीडेंट हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया, कह रहा है जो रोड एक्सीडेंट है वो बहुत कॉमन हो गया इंडिया में। कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया इज पैथेटिक, जो रोड्स की कंडीशन है बहुत ख़राब है इंडिया में। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड, कह रहा है कि जो बढ़ते हुए व्हीकल्स हैं वो रोड में बहुत कम जगह छोड़ रहे हैं। रोड्स आर नैरो एंड रिमेन कंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम, कह रहा है कि जो रोडें हैं पतली हैं और ज़्यादातर वहाँ पे भीड़ लगी रहती है ज़्यादातर टाइम में ना, ज़्यादातर। क्या होना चाहिए पहला सेंटेंस? ए बी सी। पहला ए देख देते हैं, रोड्स एक्सीडेंट हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया, हो सकता है, अभी हमने आगे का पढ़ा नहीं इसलिए समझ नहीं सकते। बी देखो, कंडीशन ऑफ रोड इज पैथेटिक इन इंडिया इज पैथेटिक, हाँ हो सकता है, बी वाला भी हो सकता है। सी इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड्स, ये नहीं समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये अचानक से रोड्स पे आ गया और बोलने लगा कि व्हीकल्स जो है वो बढ़ रहे हैं रोड में, ये नहीं हो सकता। ए और पहले बी में देखते हैं, दो ऑप्शन में बी दिया हुआ है, बी के बाद डी बोल रहा है कंडीशन ऑफ रोड इन इंडिया इज पैथेटिक, रोड्स आर नैरो रिमेन कंजेस्टेड मोड ऑफ द टाइम, ठीक है। और सी वाले में देखें, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड्स, कह रहा है कि जो कंडीशन रोड खराब हो गई है और व्हीकल्स बढ़ गए, तो सी वाला तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। बेस्ट अभी तक ये लग रहा है, क्यों? क्योंकि देखो डी आया, कंडीशन की बात करी गई रोड्स की, उसके बाद बताया गया कि रोड जो है वो पतली है और कंजेस्टेड है। ए अभी इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, बी डी। अब देखो सी को देखो, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड, ठीक है, कह रहा है कि जो व्हीकल्स बढ़ रहे हैं वो रोडों में बहुत कम जगह छोड़ रहे हैं। रोड एक्सीडेंट हैव बिकम वेरी कॉमन इंडिया, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट बहुत कॉमन हो गए, यही होगा। इसका फ्लो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब तुम इसको देखो, रोड एक्सीडेंट हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया, ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड, चलो एक बार सोच लेते हैं ऐसा। कंडीशन ऑफ रोड इन इंडिया इज पैथेटिक, पहले इसकी बात होनी चाहिए थी, ये बाद में, पहले इसने एक्सीडेंट की बात कर ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद बता रहा है रोड खराब है। पहले तो ये बताओगे ना, मान लो किसी एक्सीडेंट हुआ तो ये बोलोगे ना रोड बहुत ख़राब थी इसलिए वहाँ पे गाड़ियाँ फिसल रही थी, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे बताओगे ना। मान लो किसी को शिकायत करनी हो, वहाँ का डीएम हो तुम्हारे सामने, तुम क्या बोलोगे? आप ध्यान नहीं देते हैं, रोड ख़राब थी इसकी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग मारे गए, ये बोलोगे ना। ये तो ना बोलोगे इतने लोग मारे गए और फिर बाद में बोलोगे रोड बहुत ख़राब थी। तो एक सीक्वेंस होता है बात का, तो ये साल बढ़िया दिखा रहा है सेकेंड वाला जो है, ठीक है।
तो अभी वाला स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा टफ है, आप अपना पूरा एफर्ट लगाइए और कोशिश करिए इसको समझने की। पहले हो सकता है बहुत लोगों को समझ में ना आए, और नहीं समझ में आ रहा है तो डिक्शनरी से देखो जो वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं, फिर अपना पूरा एफर्ट लगाने के बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखो। पहला वाला पढ़ते हैं। व्हेन फेस्ड विद अनसर्टेनिटी, मतलब जब हम किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, अनसर्टेन मतलब ऐसी कोई चीज़ जो अचानक से हो रही हो, ह्यूमन लुक आउट फॉर द एक्शन ऑफ अदर्स। कह रहा है कि जो इंसान होता है वो दूसरे की तरफ देखने लगता है, दूसरों की एक्शन की तरफ देखने लगता है, एंड बिकम अ विक्टिम ऑफ इनएफेक्टिव रैशनल थिंकिंग ड्यूरिंग कंपेलिंग एंड कंफ्यूजिंग सिचुएशन। कह रहा है कि एक तरीके का विक्टिम हो जाता है, एक तरीके का शिकार बन जाता है किस चीज़ का, इनएफेक्टिव रैशनल थिंकिंग, सही से ना सोचने का। कब? ड्यूरिंग कंपेलिंग, कंपेलिंग मतलब अर्जेंट या स्ट्रॉन्ग, एंड कंफ्यूजिंग सिचुएशन, जब बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन होती है जब बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है, तब वो क्या कहते हैं, नहीं सोच पाता है। According to him, in an emergency, we tend to forget that everybody else observing the event is also likely to be looking out for social evidence। कह रहा है कि according to him, अब किसी की वजह से होगा, क्या होगा अभी देखते हैं आगे। In an emergency, emergency के दौरान we tend to forget, ये हम ज़्यादातर भूल जाते हैं कि that everybody else, हर कोई दूसरों को दूसरे की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। Everybody else observing the event, हर कोई इवेंट को देख रहा है, and is also likely to be looking out for social evidence। इसका मतलब ये है कि दूसरे क्या एक्शन ले रहे हैं इसको भी देखना चाह रहा है। रॉबर्ट बी सैलाडिनी एक्सप्लेन दिस रिएक्शन, जो रॉबर्ट बी हैं वो इस रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, विद अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। एक वो साइकोलॉजिकल फिनोमेना बता रहे हैं, इसको मानसिक फिनोमेना बता रहे हैं, और इसको ये कह रहे हैं कॉल्ड प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस। क्या बोल रहे हैं? प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस। क्या ये किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं? ये कि जब आदमी के सामने समस्याएं आती हैं तो वो दूसरों की तरफ देखने लगता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और अपनी थिंकिंग, अपनी सोच को लगाना भूल जाता है। Since we all prefer to appear poised and unflustered among others, poised का मतलब होता है confident, unflustered का मतलब होता है unclear या फिर जो कि मतलब जो कि confused नहीं। तो since यहाँ पे ये वैसा since नहीं है preposition वाला, जैसे I have been studying since morning, ये वाला since नहीं है। यहाँ पे since ऐसा subordinating conjunction की तरह यूज हुआ है। इस since का मतलब होता है यहाँ पर because। ठीक है, क्या होता है? because। We all prefer to appear poised and unflustered among others. We are likely to search for answer placidly. हम सभी जो हैं वो आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं शांति से। With brief camouflaged glances at those around us. Camouflage का मतलब होता है, जैसे आपने गिरगिटान देखा है कि वो अगर वो रेड में बैठ जाता है तो रेड हो जाता है, ग्रीन में बैठ जाता है तो ग्रीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को छुपाना चाहता है, उसको देखना आसान नहीं होता। तो वही कह रहे हैं कि हम अपने आप को कैमोफ्लाज ग्लांस से देखते हैं, दूसरों की तरफ छुप कर देखते हैं दूसरों की तरफ कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, ये बी और सी एक पेयर बना रहे हैं, है ना। यहाँ पे रॉबर्ट कैलेडिनी ने एक्सप्लेन किया साइकोलॉजिकल फिनोमेना है ये, उसको प्लूरिस्टिक इग्नोरेंस की बात करी। ठीक है, उसके बाद देखो सेंटेंस आया अकॉर्डिंग टू हिम, ये बी हो गया। मैं क्या करता हूँ कि एक बार अगर मुझे पेयर मिला, एक बार पेयर मिला और मुझे पता है कि यही 100% ये पेयर होगा, तो क्यों ना ऑप्शन पे अटैक करें। कहाँ पे है सी बी पेयर? है नहीं, ये तो उल्टा पेयर है बी सी, नहीं, ये बी सी उल्टा पेयर है, नहीं, खत्म। नहीं सोचना मुझे, नहीं देखना आगे, खत्म हो गया। इसको बोलते हैं फास्ट अप्रोच, यही एग्जामिनेशन में काम आती है। ठीक है, हर वहाँ पे आपको एग्जामिनर पूरा पढ़ने के लिए बोल नहीं रहा है, वो उसने आपको हिंट दी और यहाँ पे हिंट छुपी हुई थी, जिसने देख लिया वो निकल गया। इस तरीके को यूज़ करना ये 70% ऑफ द टाइम यूज़ हो जाता है। सही समझे बात को मेरी? और जो नहीं 30% टाइम वो हम देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ वाला जो उसने इंसान की बात की थी कि इंसान जो है वो प्रॉब्लम फेस करता है तो दूसरों की तरफ देखने लगता है और उसकी जो थिंकिंग है वो इनफेक्टिव हो जाती है। तो एक तरीके से नहीं लग रहा है यही स्टार्टिंग होगा पैराजंबल का। तो ठीक है, ये हो गया। डी देखो, यहाँ पे उसने रीज़न दिया है वी ऑल प्रेफर टू अपीयर पॉइज, हम सभी बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत ही जोशीले दिखना चाहते हैं सबके सामने, इसीलिए हम चुप चुप के दूसरों के स्टेप्स को देखते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये डी कंक्लूड भी कर रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने
इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।